नमस्कार दोस्तों, आज करंट अफेयर के बारे में अपन पढ़ते हैं। रतन जी टाटा जो उद्योगपति हैं भारत के और विश्व के जाने माने उद्योगपति हैं, उनका आज निधन हो गया है। 1937 में इनका जन्म हुआ, 2024 में इनका निधन हो गया है। ये भारत ने अपना एक रतन खो दिया है। 2008 में इनको पद्म भूषण मिला था। 2000 में इनको पद्म भूषण मिला, सन 2008 में इनको पद्म विभूषण से ये सम्मानित हुए। इन्होंने आईटी, स्टील, ऑटोमोबाइल, कार, आतिथ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। निर्धन लोग मतलब कम आय वाले लोगों के लिए 1 लाख रुपए में इन्होंने कार दी, टाटा नैनो कार। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी का अधिग्रहण किया, टेटली, जगुआर, लैंड रोवर व कोरस जैसी। धर्मार्थ दान बहुत क्या करते थे, अपनी आय का लगभग 66% ये दान कर दिया करते थे। वह इन्होंने कोविड में भी 1500 करोड़ की दान की है। इन्होंने एक कोटेशन इनका फेमस है कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, जबकि मैं निर्णय लेकर उसको सही बनाने में विश्वास करता हूँ। दूसरा अपन बात करते हैं देवराला प्रकरण। देवराला में एक सत्याकांड हुआ था 4 सितंबर 1987 को। ये बात है कि नागौर की एक महिला थी रूप कंवर महिला, जो देवराला के माल सिंह राठौड़ के यहाँ ब्याई गई। तो जब माल सिंह बीमार हुए, सीकर में भर्ती हुए और माल सिंह की मृत्यु हो गई, तो रूप कंवर उनके साथ ही सब गांव लोगों ने उकसाया। उसके बाद में 4 सितंबर 1987 को रूप कंवर सती हो गई। इस कारण उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। फिर उस समय उन्होंने एक्ट निकाला, 3 जनवरी 1988 को एक एक्ट आया जिसमें कहा गया सती का महिमा मंडन करना निषेध है, मतलब आगे से कोई महिमा मंडन नहीं करेगा। उस समय जिन्होंने महिमा मंडन किया उन 45 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस बारे में आज का एक आर्टिकल था। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अभी 3 जनों को मिला है, जिसमें अमेरिका के हैं डेविड बेकर और ब्रिटेन के हैं जॉन जंपर और डेविड हस्बिस। तो इनको प्रोटीन के ढांचे के साथ कंप्यूटेशनल डिवाइस बनाने के लिए वैज्ञानिक आविष्कार इनको वैज्ञानिक है, इनको ये अवार्ड मिला है। डेविड बेकर है, ये नए प्रोटीन इन्होंने खोजे, खूब सारे प्रोटीन खोजे और नए प्रोटीन बनाए भी। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन किया। स्पर्म और अंडे के प्रोटीन को इन्होंने बताया कि प्रोटीन अहम भूमिका रखते हैं मानव में। ब्रिटेन के जो डेनिस हसाबिस व जॉन जंपर है, इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बताया। प्रोटीन क्या होता है, शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, इसके आधार पर शरीर का निर्माण होता है। प्रोटीन बहुत सारी क्रियाओं में और भावनाओं को कंट्रोल करता है। किसी की भावनाएं कैसी है, किसी का भावात्मक या संवेदन कैसे हैं, ये सब प्रोटीन से पता किया जा सकता है। और बीमारी के समय प्रोटीन एंटीबॉडी बन जाते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। तो इसलिए ये याद रखना नाम। प्रोटीन का नोबेल पुरस्कार 3 आदमी को मिला है, बेकर, जंपर और हसाबिस, याद रखना आप। फिर अमेरिका में एक तूफान अभी थोड़े दिनों पहले आया, हेलन, और अभी एक मिल्टन तूफान आ रहा है जो सदी का सबसे तेज तूफान होने वाला है, भयावह तूफान होने वाला है। शिक्षा के अधिकार का मखौल न बनाए सरकार। अभी क्या हो रहा है कि जो आरटीई एक्ट है उसके द्वारा कहा गया कि निजी व सरकारी दोनों ही स्कूलों में बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जाए। तो ये मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, संस्थागत वित्तीय कमी है, ढांचा की कमी है। वह निजी स्कूल में जो परिजनगण सोचते हैं भाई अपने बच्चों को एडमिशन कराए, लेकिन निजी स्कूल वालों को सरकार 6 साल से पेमेंट दे रही नहीं है। जिन बच्चों को निजी स्कूल वाले आरटीई एक्ट के थ्रू फ्री में पढ़ा रहे हैं उनको भी 6 साल से सरकार पेमेंट नहीं दे रही है। तो निजी स्कूल वाले आनाकानी कर रहे हैं एडमिशन लेने में। अभ्यर्थी भी परेशान होते हैं, उनके परिजन भी परेशान होते हैं। तो इसमें कहा गया आर्टिकल में कि सरकार एक तो उनको पेमेंट करे, वह सरकार सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बनाए ताकि बच्चे निजी स्कूल की तरफ जाए नहीं, क्योंकि ये सरकार के उपक्रम है और सरकारी व्यवस्था ही बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें होनी चाहिए। फिर इसके बाद में है कि जन्म से पूर्व बच्चों को नेत्र जांच शीघ्रता से करवाए। इसमें एक बात कही गई कि जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, मतलब जो 37 सप्ताह से कम वीक में जो बच्चे हो जाते हैं जिनका वजन 1200 ग्राम से कम है, उन बच्चों को नेत्र की समस्याएं हो सकती है। ये जो विश्व दृष्टि दिवस है, इस पे आर्टिकल है कि 10 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है, जिसकी थीम है लव योर आईज किड्स। बच्चों के लिए स्पेशल दिया गया है। एक बीमारी होती है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी वाले बच्चों में रेटिनोपैथी की समस्याएं हो जाती है। इस कारण दृष्टिहीनता हो जाती है, जो आंख के पर्दे को
प्रीमेच्योर जो नवजात बच्चे होते हैं इनके आंख के पर्दे को प्रभावित करने वाली एक विशेष बीमारी है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। 37 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाले बच्चों में ये होती है। विश्व में होने वाली अंधता का प्रमुख ये कारण है। अभी इसमें और बताया गया है कि जो बच्चे प्री मेच्योर होते हैं जिनका जन्म 30 सप्ताह व 1200 ग्राम से कम जिनका वजन होता है वो 15 से 20 दिन में उनको जांच करवा लेनी चाहिए। जांच से क्या होता है, तत्काल इसमें थोड़ा संभावना है कि तत्काल इसका उपचार हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 35 लाख बच्चे प्री टर्म डिलीवर होते हैं। ये विश्व में सर्वाधिक संख्या है, तो भारत को इसमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आजकल बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं बढ़ गई है, न्यूनेटिकल केयर मतलब छोटे बच्चों के लिए केयर सुविधाएं बढ़ गई है, तो अपने को ये नेत्र सुविधाओं में भी ध्यान देना चाहिए। प्री मेच्योर की जान बचाना संभव है। अब उसके साथ साथ अपने को आंखों रेटिनोपैथी और प्री मेच्योरिटी बीमारी से भी रोककर अंधता को रोका जा सकता है। और बच्चों के साथ में जो किड्स के साथ में जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनको भी इस कंप्यूटर, स्मार्टफोन व अन्य डिजिटल डिवाइस से लंबे समय के कारण उपयोग करने से आंखों में सूखापन हो जाता है, चुभन हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है। तो इसलिए डिजिटल विजन सिंड्रोम इसको कहते हैं। जो अपन लंबे समय तक मोबाइल देखते हैं तो आंखों में सूखापन, चुभन होना, लाल होना, सिरदर्द होना, ये सब डिजिटल विजन सिंड्रोम कहलाता है। इसे रोकने के लिए 20-20-20 नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात कंप्यूटर को 20 इंच की दूरी पर रखें। कंप्यूटर का जब उपयोग कर लें तो 20 फीट की दूरी पर 20 मिनट के बाद 20 फीट की दूरी पर 20 सेकंड तक वस्तुओं को देखें। ये 20-20-20 का नियम है। और इसमें बताया गया है कि आंखों को शीतलता देने के लिए हरी सब्जी का प्रयोग करें, कम से कम 8-10 गिलास पानी पिए, वर्ष में 2 बार आंखों की जांच करवाएं। आंखों के लिए महत्वपूर्ण है कि सप्ताह में 1 दिन डिजिटल उपवास रखें, मतलब डिजिटल डिटॉक्स रखें। बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें कि वो मोबाइल का इसका प्रयोग कम करें। फिर इसके बाद में बताया गया है कि सरकार नेत्र रोग के लिए निदान, उपचार व सुविधाएं देश के छोटे गांवों तक उपलब्ध सरकार को करवानी चाहिए। वह नेत्र काउंसलिंग, विजन काउंसलर, इन सबसे भी वह एनजीओ, लायंस क्लब, इन सब का भी सहयोग इसमें रहना चाहिए। ये था रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। फिर अपन बात करते हैं दीपा कर्माकर की। दीपा कर्माकर भारत में खेलों की दुनिया में ऐसा नाम है, एथलीट में जाने वाली ये लगभग पहली महिला है जिम्नास्टिक में। तो जिम्नास्टिक में इन्होंने प्रोडुनोवा वोल्ट ये एक खेल प्रतियोगिता होती है जिसमें मतलब प्रोडुनोवा वोल्ट जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता है। इसमें शीर्ष 5 खिलाड़ियों में दीपा कर्माकर ने नाम अपना बनाया है। अब उन्होंने संन्यास दे दिया है, तो इस बारे में आर्टिकल था। दीपा का संन्यास एक ऐसे खिलाड़ी का संन्यास रहा है कि जिससे उम्मीद थी कि वह देश में जिम्नास्टिक का सुनहरा अवसर होगा। फिर इस मौके पर देशवासी उनके हौसले और जज्बे को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने क्रिकेट की चकाचौंध से हटकर जिम्नास्टिक जैसे कम चर्चित खेल पर भारत का नाम विश्व पटल में फहराया है। जो प्रोडुनोवा वोल्ट होता है ये जिम्नास्टिक की सबसे कठिन वोल्ट प्रतियोगिता होती है। इसमें डबल फ्रंट वोल्ट होता है। इसमें मतलब ये इतनी हार्ड होती है कि इसमें कभी कभी एथलीट को अपनी जरा सी चूक हो जाए तो गर्दन, सिर की गंभीर चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट, ये सब हो सकती है। इसमें क्या होता है, वोल्टिंग टेबल होती है जिसपे जिम्नास्टिक कूदते हैं, कूदने के बाद हवा में डबल फ्रंट फ्लिप करना पड़ता है। तो ये सबसे हार्ड जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता है। ऐसे में जोखिम भरे खेल में महारत हासिल पाना और त्रिपुरा जैसे राज्य से आना एक सराहनीय कार्य था। तो इसके बारे में आर्टिकल है कि भाई सरकार उन्हें खेल रत्न व पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा, लेकिन सरकार उनके निर्देशन, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए सरकार को और नए ऐसे खिलाड़ी तैयार करने चाहिए। फिर बाद में एक बात है कि युद्ध के आर्थिक नुकसान ही नहीं, मनोवैज्ञानिक असर भी होते हैं। अपन देखते हैं भाई युद्ध से क्या होगा, मानव हानि होती है, आर्थिक नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। इसके साथ ही लोगों को ट्रोमेटिक असर भी होता है। जो शक्तिशाली देश है वो तो केवल युद्ध एक रणनीति के आधार पर लड़ते हैं, लेकिन लोग बाग मानसिक असंतुलन भी इससे होता है। युद्ध का स्थायी प्रोडक्ट विनाश होता है, सबको पता है युद्ध होगा तो विनाश ही होगा। दुर्भाग्य यह है कि इस नुकसान को नापने के लिए हमारे पास कोई यंत्र अभी तक बना नहीं है। साइकोलॉजिकल अनस्टेबिलिटी ही शिकार है। युद्ध से साइकोलॉजिकल अनस्टेबिलिटी होती है। युद्ध को केवल वित्तीय या मानव नुकसान, मानव विस्थापन, बुनियादी ढांचा नुकसान के बारे में नहीं समझना चाहिए, बल्कि इससे मानसिक नुकसान भी होता है। ये केवल आर्थिक नुकसान नहीं
बल्कि गहरे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नुकसान भी हो सकते हैं। इससे भय, निराशा, नकारात्मकता, दूसरों को अस्वीकार करना, घृणास्पद भाव जो लोगों को जीवन भर सता सकता है युद्ध के कारण। शक्तिशाली लोगों के लिए ये एक रणनीतिक कदम हो सकता है, लेकिन ये जो आम आदमी है उसके भविष्य को बाधक कर सकता है। तो इस युद्ध के दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ियों में भी दिल और दिमाग में देखने को मिलते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तक ही सीमित नहीं है, ये व्यक्तित्व को भी बदल सकता है। तो युद्ध के ये नुकसान है, तो अपन कहीं भी निबंध में इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक मजबूती प्राकृतिक संसाधनों पर भी आधारित है। भाई अपन किसी देश की प्रगति देखते हैं तो जीडीपी देखते हैं, भाई जीडीपी अच्छी है तो मतलब उसकी प्रगति अच्छी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब लेखक ये बोल रहा है कि भाई केवल जीडीपी मत देखो, आप जीडीपी के साथ में आप पर्यावरण, पारिस्थितिकी, इसका भी ध्यान रखो, जल, जंगल, जमीन, नदी, इन सब का भी ध्यान रखो। जैसे उत्तराखंड ने ये पहल करी है, सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी, ग्रोस इकोनॉमिकल प्रोडक्ट, जीईपी का भी आप ध्यान रखो। जैसे उत्तराखंड की जीईपी 0.9% आई है, इसका मतलब उत्तराखंड में पेड़ पौधे, नदी, इनका ख्याल रखा गया है, संसाधनों में बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार लेखक बोल रहे हैं जीडीपी के साथ में जीईपी का भी ध्यान रखना चाहिए, ग्रोस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट से ही अपन सब जो भी उन्नति कर रहे हैं वो सभी इन्वायरमेंट से ही कर रहे हैं। सतत विकास इन्वायरमेंट पर ही निर्भर रहता है। इस प्रकार ये लेखक का आर्टिकल है। और आगे अपन पढ़ते हैं पर्यटन इकाई की नीति के बारे में। तो जो मुख्यमंत्री दया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री, ये बता रही है कि राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्र हैं। 1989 में राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया था। पर्यटन के लिए हमारे शहर जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर आदि प्रमुख स्थल है, लेकिन इसका पूर्ण पर्यटन क्षेत्र में दोहन नहीं कर पाए हैं। मात्र इस साल 2023 में 18 करोड़ घरेलू पर्यटक आए, 17 लाख ही विदेशी पर्यटक आए। इनको अपने को बढ़ाना है, साथ में घरेलू पर्यटकों की संख्या भी बढ़ानी है। इसी के साथ राजस्थान में वेडिंग टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को भी बढ़ावा हम देंगे। जो राजस्थान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 है, इसके थ्रू भी हम जो पर्यटन है इसमें निवेश लाने को देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। सांस्कृतिक पर्यटन हमारी ताकत है, हमारी वेशभूषा, हमारा भोजन जिसमें बहुत सारे आर्टिकल शामिल है, ये सब हमारी ताकत है। और हमारी अपनायत भरी विविधता, जो हम सत्कार, आदर सत्कार करते हैं, हमारी पगड़ी, ये अलग ही पहचान राजस्थान को दिलाती है, पर्यटकों को खींचती है। हमारे यहाँ गुरु शिखर जैसी चोटियां भी है, थार का रेगिस्तान भी है। तो ये सब बातें इसमें बताई गई है। और हमारे को वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी आदि का प्रयोग करना चाहिए, ताकि दूर बैठे पर्यटक ऑनलाइन या कंप्यूटर के माध्यम से इसको देख सके, वह यहाँ आने को, घूमने को प्रेरित हो। और फिल्म सिटी जैसे नए इनिशिएटिव भी हमारे को विकसित करने चाहिए। हम भारत मंडपम की तरह राजस्थान मंडपम का भी निर्माण करने जा रहे हैं। इस प्रकार हम नई पर्यटन इकाई नीति लाकर राजस्थान को जल्द ही पर्यटन का सिरमौर बनाएंगे। धन्यवाद।